नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका नॉन एकेडमिक्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नागरिक शास्त्र, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस और जिसे आप इंग्लिश में सिविक्स के नाम से जानते हो, ठीक है। आपको पता है इसमें टोटल 8 चैप्टर है, तो हम क्या करेंगे 1 से 4 तक पहले करेंगे, फिर दूसरे राउंड में यानी दूसरे वीडियो में 5 से लेकर के 8 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो हमारा पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी। इसमें भी आपको पता है एमसीक्यू आपको खुद से करना है, ठीक है। हम लोग चलते सीधे लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर इंपॉर्टेंट वाले। तो जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सत्ता की भागीदारी से आप क्या समझते हो, ठीक है। सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं, और ये भी पूछ सकता है सत्ता की साझेदारी से फायदे क्या हैं, लाभ क्या है। फिर गृह युद्ध का क्या अर्थ होता है, छोटे शब्दों में बताना होगा तो बता दीजिएगा। बेल्जियम को स्वतंत्रता कब मिली, एमसीक्यू में आ सकता है। और चलिए आगे देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला जो प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न है, तो ये दोनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है। पहले दूसरे में से कोई एक ही आएगा, ठीक है। तो इसको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा खुद से। इसमें क्या बता रहा है कि किस तरह से लोग यहाँ पे थे और यहाँ पे किस तरह से लोग थे, दोनों में बताया गया है जातीय बनावट, कितने लोग कौन सी भाषा बोलते थे, कौन सा धर्म अपनाते थे, वो सब इसमें लिखा हुआ है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक क्वेश्चन ये आएगा कि सत्ता की साझेदारी से संबंधित बेल्जियम मॉडल और श्रीलंकाई मॉडल में अंतर बताइए, अंतर पूछ सकता है, ठीक है। और एक स्पेशल पूछ सकता है कि बेल्जियम ने अपने जो सत्ता विभाजन का मॉडल अपनाया था उसकी विशेषताएं क्या थे। तो ये 2 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर ये भी पूछ सकता है कि सत्ता की साझेदारी के तरीके क्या हैं अलग अलग। तो चलिए दीर्घ उत्तरीय समझते हैं आपको। दीर्घ उत्तरीय में पहला प्रश्न जो है कि बेल्जियम मॉडल और श्रीलंकाई मॉडल में अंतर बताइए। तो इसमें आपको बताना है कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो कर रहा था, अपना रहा था, लेकिन इसमें दोनों में सत्ता की साझेदारी अलग तरीके से थे। जैसे कि बेल्जियम में क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए समन्वय और समुचित प्रतिनिधित्व वाले सामुदायिक सरकार का गठन किया था, जबकि श्रीलंका में क्या था, बहुसंख्यकवाद फेमस था, जिसके कारण श्रीलंका का गृह युद्ध होता है 1990 में, ठीक है। फिर बेल्जियम में विभिन्न समूह और सत्ता के क्षेत्रों के सत्ता में भागीदारी थी, ठीक है, जिसके कारण राष्ट्रीय एकता, समन्वय, शांति का प्रयास किया गया। इसके विपरीत श्रीलंका में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ बहुसंख्यक वर्ग अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे, मतलब अपना जोर दे रहे थे। और श्रीलंका में विभिन्न समूह और क्षेत्रों की सत्ता की हिस्सेदारी को राष्ट्रीय एकता के परे खतरे के रूप में देखा गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जितने भी विभिन्न समूह थे उन लोगों का अवहेलना किया जाता था, उनकी बातों को नहीं माना जाता था, जिसके कारण राष्ट्रीय एकता यहाँ पे खतरे में पड़ गई थी। फिर अगला पॉइंट बोलता है कि बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यक थे, फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक थे, परंतु वहाँ इस बात की व्यवस्था की गई कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी दोनों मंत्रियों की संख्या क्या होगी, एक समान होगी। जबकि श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं था, सियाली बहुसंख्यक था और तमिल अल्पसंख्यक था। तो श्रीलंका के सियाली समुदाय ने अपने बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया और ऐसे कई कदम उठाए, जिसके कारण अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को जो फायदा होने वाला था, जो उनके हित था, वो सबका हानि हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, श्रीलंका में तमिल समुदायों में तनाव फैला और दोनों समुदायों के बीच में संबंध बिगड़ते चले गए। तो इसमें कुछ नहीं, ये इस कहानी आपको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम मॉडल क्या था, वो बताना है। तो पहला ये है कि स्पष्ट रूप से ये लिखा गया संविधान में उनके कि डच भाषी और फ्रेंच भाषी दोनों के मंत्रियों की संख्या क्या होनी चाहिए, केंद्रीय सरकार में समान होनी चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि विशेष कानून तभी बनाए जा सकेंगे जब दोनों भाषाई समुदाय बहुमत के पक्ष में होंगे, नहीं तो नहीं हो सकता। यहाँ पे भी एक अच्छा चीज किया था। तो तीसरा चीज बोला कि शक्तियों का जब विभाजन हो रहा है ना, तो उसमें केंद्र और राज्यों का रूप में जो शक्ति है उसका स्पष्ट रूप से विभाजन कर दिया जाए। मतलब केंद्र क्या क्या काम करेगा वो डिटेल में बता दिया जाए और राज्य क्या क्या काम कर सकते हैं वो डिटेल में बता दिया जाए। और ये भी बोल दिया जाए कि बता दिया जाए कि राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के अधीन किसी भी मामले में नहीं है, यानी कि केंद्र सरकार ऊपर और राज्य सरकार नीचे यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि केंद्र के नीचे राज्य है, राज्य और केंद्र दोनों बराबर है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट बोलता है कि ब्रसेल्स में अलग सरकार है। जैसे कि दिल्ली होता है ना, भारत की राजधानी कौन है, दिल्ली है। तो दिल्ली में ही हमारा संसद भवन भी है, ठीक है, और दिल्ली में वहाँ का खुद का सीएम भी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रहा है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, जहाँ दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व क्या था, समान था, ठीक है। ब्रुसेल्स में यानी कि सीएम बनने के लिए जहाँ जो लोकसभा था वहाँ का, वहाँ पे क्या था, लोकसभा में यानी कि केंद्र सरकार में बराबर था ही था, साथ ही साथ विधानसभा में भी दोनों का संख्या समान था,
अगला पॉइंट बोलता है कि बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकार के अतिरिक्त एक अलग तीसरा स्तर का सरकार था, जिसमें कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों का चुनाव होता था, ठीक है, जिसे सामुदायिक सरकार कहते थे। यह सरकार संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों में निर्णय करता था। अब अगला प्रश्न है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। तो यहाँ पे तरीके बताने कितने तरीके से सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो बोल रहा है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का विभाजन। तो सरकार के अंग कौन कौन से हैं, तो आपको पता है, एक है लोकसभा हो रहा है, एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। तो ये क्या है, एक लाइन में सीधा है, ठीक है। तो तीनों अंगों के बीच में सत्ता का विभाजन किया जाएगा। इससे किसी अंग द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की संभावना नहीं रहती है। इस विभाजन से यह लाभ होता है कि सरकार के एक अंग दूसरे अंग की सत्ता पर अंकुश लगाए रखते हैं। जैसे जैसे सरकार क्या होती है, सरकार के तीनों अंगों के बीच संतुलन बना रहता है। कौन कौन से अंग हैं उसके बारे में बताया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की क्या क्या करती है। जैसे विधायिका क्या करती है, देश के शासन के लिए कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका उसे लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। और ये जो विभाजन है इसी को क्या बोलते हैं, क्षैतिज विभाजन। इसको ही क्या बोलते हैं, क्षैतिज विभाजन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा कि विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के बीच में सत्ता का विभाजन किया जाए। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार है, प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकार है, सबसे नीचे कौन होंगे, स्थानीय सरकार। तो सत्ता का विभाजन सभी स्तरों पर गठित सरकारों के बीच कर दिया जाए। भारत में भी दो स्तरों की सरकारों का गठन की व्यवस्था की गई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। संविधान के द्वारा दोनों सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया गया, जिसमें 3 सूचियां बनाई गई। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार का पूरा अधिकार है, राज्य सूची में राज्य सरकार का अधिकार है और समवर्ती सूची में संघ या केंद्र दोनों, संघ सरकार या फिर राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं। और अगर दोनों ने किसी एक विषय पे बना देगा तो केंद्र सरकार यानी संघ का मान्यता ज्यादा होगा। ये बताया गया है कि ले ली संविधान में, ठीक है। इस विभाजन क्या बोलते हैं, तो आपको पता है, केंद्र होगा पहले, केंद्र के नीचे राज्य होता है और राज्य के नीचे क्या होगा, राज्य के नीचे स्थानीय होगा, ठीक है। तो ये किस तरह का विभाजन है, तो ये आपको दिख रहा है एक लाइन के जैसा है ना, तो ये ऊर्ध्वाधर विभाजन है। कैसा विभाजन, ऊर्ध्वाधर विभाजन है, याद रखिए। 2 हो गया। तीसरा क्या है कि विभिन्न समुदायों के बीच में सत्ता का विभाजन कर दे, ठीक है। यानी कि धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर उन्हें मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। तो सत्ता का बंटवारा इस प्रकार किया जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय और बहुसंख्यक समुदाय दोनों क्या कर सकते हैं, सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए, गैर सरकारी संस्थाओं में सत्ता का विभाजन। तो गैर सरकारी सत्ताएं भी सत्ता में भागीदारी के लिए प्रयत्नशील रहती है। किसी भी देश में राजनीतिक दल, हित समूह, संघ तथा संगठन भी अपने प्रभाव से सत्ता की भागीदारी में सुनिश्चित कर सकता है और अनेक पार्टी मिलकर सरकार का निर्माण कर लेती है। तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न पार्टियों में कर दिया जाता है। तो इस तरह से भी सत्ता का विभाजन होता है। तो ये हो गया 4 तरीके, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कौन से तर्क दिए जा सकते हैं। तो ये उसके पक्ष में तर्क दिया गया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको भी एक बार। फिर सत्ता की साझेदारी क्या है और इसके लाभ क्या क्या है, तो ज़्यादा बेहतर यही है, इसको याद कर लीजिएगा, ऊपर वाले छोड़ दीजिएगा। इसको आप छोड़ सकते हैं, कौन से तर्क दिया जाता है, इसको छोड़ करके सीधा सीधा यही याद कर लीजिए 5वां नंबर कि सत्ता की साझेदारी क्या है और इसके लाभ क्या क्या है। तो अगर वो पूछेगा यही वाला क्वेश्चन, तो आप इसमें जितने भी लाभ है वो सारे ले सकते हैं तर्क के रूप में। अगला है चैप्टर संघवाद। तो संघवाद का भी एमसीक्यू खुद से कर लेना है। अब चलिए अगले सेक्शन जो है 13 प्रश्न होता है, जिसमें है कि संघवाद क्या है ये समझ लीजिए। फिर संघात्मक प्रणाली, गठबंधन सरकार, संघ सूची का अर्थ, राज्य सूची का अर्थ, समवर्ती सूची, ये तीनों में से कोई भी 2 आ सकता है। तो याद कर लीजिएगा, संघ सूची किसे कहते हैं, राज्य सूची किसे कहते हैं या समवर्ती सूची किसे कहते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ भी आ सकता है, तो ये भी इंक्लूडेड है। तो 2 को इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। फिर वही चीज़ें अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है लघुत्तरीय में कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है वो किस प्रकार किया है। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची भी आप बाद में ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना होगा यही 3 केवल क्या है संविधान में मेंशन है, ठीक है। आगे चलिए। अगला है कि भारत के संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता बताइए, कौन सा विशेषता है। तो ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव के कारण ही व्यवहार में भारतीय संघवाद मजबूत हुआ है। या फिर 1990 के बाद भारत के केंद्र राज्य संबंध पर प्रकाश डाले। तो ये भी एक लेख है, इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें मेनली ये देखा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या होता था 1990 के पहले, कि दोनों जगह सेम पार्टी बनी रहती थी, जिसके कारण क्या होता था कि ये पार्टी जो भी बोलती थी ये फॉलो करती थी, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया 1990 के बाद, यहाँ पे बीजेपी की अगर मान लेते हैं कि सरकार बनी है और यहाँ क्या बोलते हैं राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ पे बीजेपी क्या कहती है कि मदद नहीं करती है कांग्रेस की, ठीक है। तो ये थोड़ा है कारण, ठीक है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। बाकी इसके बाद फिर से ये भी हुआ कि 1990 के बाद बहुत बार गठबंधन की सरकार बनी और ये एक नया पहल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो देखिएगा इसको, भारत में संघीय शासन व्यवस्था का क्यों आवश्यकता पड़ी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हमने संघीय शासन को ही क्यों चुना। तो भारत क्या है कि एक क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ज़्यादा बड़ा और विविधतापूर्ण देश है। साथ ही भारत संघ और राज्यों के बीच में क्या है, शक्तियों के विभाजन के कारण मतभेद बना हुआ था। इसलिए भारत में शक्तियों का केंद्रीकरण ना करके क्या कर दिया गया, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया, ठीक है। विकेंद्रीकरण मतलब हो गया कि शक्तियों को बांटना। अतः मतभेद को समाप्त करने और भारत में लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था स्थापित करने, व्यक्तियों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने और देश के शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, केंद्र राज्य संबंधों को बनाए रखने के लिए संघीय शासन और शासन व्यवस्था की आवश्यकता इसमें पड़ी। तो इस तरह से हमें संघीय व्यवस्था का पार्ट बनना पड़ा। अगला है कि स्थानीय सरकारों की महत्व को बताइए। फिर इसके बाद है कि 1992 के संविधान संशोधन ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण को प्रभावित बनाने के लिए क्या प्रयास किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या है कि 1992 में ही क्या होगा, आपका पंचायत आएगा, जिसके कारण तीसरा स्तर आपका तैयार होगा नया। तो उसके बारे में फिर आगे देखिए, सेम क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधी, तो ये भी जरूरी नहीं होता। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है कि यहाँ पे बता रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि संविधान संशोधन 1992 का जो संविधान संशोधन है, जिसमें कि पंचायती राज या स्वशासन का कॉन्सेप्ट आया, उसके पहले और उसके बाद क्या अंतर था वो बताना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन। तो इसमें ये ध्यान देना है कि 1992 से पहले स्थानीय निकायों का चुनाव नियमित नहीं था। लेकिन क्या हो गया, 92 के बाद चुनाव कराना निश्चित रूप से तय कर दिया गया कि कितने सालों बाद चुनाव होगा और कब चुनाव होगा। 1992 के पहले क्या था कि सदस्य और पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित नहीं थी। लेकिन 1992 में क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। फिर खासियत क्या था कि पहले में महिलाओं के लिए सीटें नहीं थी आरक्षित, ये भी था। लेकिन संविधान संशोधन के बाद 1/3 महिलाओं का 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। 1992 से पहले पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव कराने के लिए कोई संस्था भी नहीं थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब एक राज्य चुनाव आयोग नाम का एक संस्था बन गया, जो कि स्वतंत्र रूप से चुनाव कराता है। तो ये हो गया अंतर। फिर अगला क्वेश्चन ये हो गया कि शासन के संघात्मक और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या अंतर है, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। तो संघात्मक एक तरफ और एकात्मक एक तरफ। संघात्मक मतलब केंद्र राज्य संबंध है, और एकात्मक मतलब जहाँ केंद्र शक्तिशाली है। सिंपल सा ऐसे समझिए, जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों लगभग शक्तिशाली है वो होगा संघात्मक, ठीक है। जहाँ पे इकलौता केंद्र शक्तिशाली हो जाएगा वो हो जाएगा एकात्मक। तो संघात्मक सरकार में 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकारी काम करती है, सरकार काम करती है, यहाँ पे होगा सरकारी नहीं, सरकार काम करती है। केंद्र राज्य और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है। कौन 2 सरकार है वो बता रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसे भारत और अमेरिका में। एकात्मक सरकार में क्या होगा है कि एक स्तर की सरकार होगी, जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस में देखा जाता है। यानी कि वहाँ पे क्या है, एक केंद्र सरकार ही है मात्र, ठीक है। फिर संघात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान होना आवश्यक है, लेकिन एकात्मक सरकार के लिए लिखित होना जरूरी नहीं है। और क्या अंतर है, संघात्मक सरकार में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा दिखता है, ठीक है। कोई भी सरकार एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन एकात्मक सरकार में क्या है, ऐसा नहीं है। संपूर्ण सत्ता किसके हाथ में होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। वही संपूर्ण देश का शासन चलाती है, जैसे कि इंग्लैंड और फ्रांस। संघात्मक शासन में संविधान में संशोधन एक जटिल प्रक्रिया, मतलब संविधान बदलना आसान नहीं है। संविधान में केंद्र संशोधन के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहमति का होना आवश्यक है, जबकि एकात्मक सरकार में इतना नहीं है।
ये आसान है। इसमें केंद्र सरकार जब चाहे तब क्या कर सकता है, संविधान में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। संघात्मक शासन में न्यायालय क्या होती है, स्वतंत्र रूप से होती है, लेकिन एकात्मक सरकार में न्यायपालिका की भूमिका जो महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं होती, यानी कि वहां पे सबसे शक्तिशाली जो होती है वो संसद होती है, यानी कि केंद्र सरकार वहां की खुद की होती है। केंद्र सरकार जो चाहे वो कर सकती है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं है कि ये लोग निरंकुश पूरी तरह से बन जाते हैं? क्योंकि यहाँ जनता ज्यादा शक्तिशाली है, जनता का वोट सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि कभी भी सरकार संसद के नेता को हटा सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे जनता ज्यादा शक्तिशाली है, इसके कारण से यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पे फिर भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली संसद है। ठीक है। अब क्वेश्चन है अगला कि भारत की संघीय व्यवस्थाओं की विशेषताओं का चर्चा कीजिए। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान है, कठोर और लचीला संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, एकहारी नागरिकता है। ये सारा चीज इसका खासियत है। और क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये प्रश्न कि विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लाभ बताइए। तो विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है केंद्र और राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं उसको लेकर के किसी को दे दी जाए, स्थानीय सरकार को दे दी जाए। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका आवश्यकता सिंपल सा है, क्योंकि भारत का सभी राज्य क्या है, मतलब ज्यादातर राज्य क्या है, बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है। उनकी भौगोलिक संरचना भी अलग अलग तरह की। तो जब राज्य में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो राज्य सरकार पहुंचने में, समाधान करने में असफल हो जाती है। तो उन समस्या को सुलझाए कौन? तो उसका स्थानीय स्तर पे ही निवारण कर दे, इसलिए स्थानीय सरकार को बनाया गया। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि कुछ राज्यों में अनेक भाषा, जाति, धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। उन सब की आकांक्षाएं क्या है, अलग अलग है। ठीक है। जब राज्य सरकार उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ होती है, यानी कि उनकी जो उम्मीद है उसको पूरा करने में असमर्थ होती है, तो उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्थानीय सरकार बनाना जरूरी था। केंद्रीय विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप बनी संस्थाएं, स्थानीय संस्थाएं क्या थी, विकास कार्यों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध हुई, क्योंकि किसी विशेष स्थान पर विशेष स्थानीय लोग ही अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं और समस्याओं को भली भांति समझ सकते हैं और उनका समाधान भी स्वयं कर सकते हैं। जब स्थानीय लोगों को सहयोग मिल जाता है तब समस्याओं का निदान भी आसानी से हो जाता है। सिंपल सा है कि अगर आप किसी क्षेत्र में रह रहे हो तो आपकी समस्याओं को आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा और आप ही चाहते हो कि उसका हल अपने तरीके से हो। ठीक है। तो बस वही यहाँ पे लाइन लिखा था। इसका फायदा क्या है कि स्थानीय समस्याओं का समाधान समाधान क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। लोकतंत्र में जनता की स्पष्ट सहभागिता यहाँ पे बढ़ी, संवैधानिक आवश्यकता की पूर्ति हुई, स्थानीय स्तर पर जनता जागरूक और उनकी भागीदारी बेहतर हुई। तो ये हो गया फायदा। अगला चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता। इसका भी एमसीक्यू कर लीजिए खुद से। और पहले जो अति लोग उत्तरी प्रश्न है कि अफ्रीकन अमेरिकन किसको कहते हैं वो देख लीजिएगा। नस्ल भेद का मतलब क्या होता है? ठीक है। अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या है? समरूप समाज क्या होता है? सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं? ये सब छोटा छोटा प्रश्न है, यही सब प्रश्न बाद में बड़ा बड़ा भी आता है। ठीक है। बड़े क्वेश्चन में देखिए ये पहले लघुत्तरी में कि सामाजिक अंतर और सामाजिक विभाजन कब और कैसे बन जाता है, मतलब सामाजिक अंतर कब और कैसे, सामाजिक विभाजन, सामाजिक अंतर से यानी सामाजिक विभाजन कैसे उत्पन्न होता है वो पूछ रहा है। तो सामाजिक विभिन्नता का अर्थ है कि जाति, भाषा और संस्कृति के कारण लोगों के समूह में अंतर होना। सामाजिक विभाजन का मतलब हो जाता है कि कोई सामाजिक विभिन्नताएं किसी अन्य सामाजिक विभिन्नता में मिल जाए। ठीक है। दूसरे शब्दों में जब दो या दो से अधिक सामाजिक विभिन्नताएं किसी अन्य सामाजिक विभिन्नता से मिलती है तो सामाजिक विभाजन बन जाती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में श्वेत और अश्वेत और श्वेत में अंतर उन भिन्न जाति के कारण है जो समाज की सामाजिक विभिन्नता है। यह सामाजिक विभाजन तब बन जाती है जब आय संबंधी कारकों को भी उसमें देखा जाने लगा। यानी कि ऐसे समझिए कि अगर कोई बोले कि काले लोग क्या है, अश्वेत लोग क्या है, गरीब भी होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो चीज मिल गया, एक अश्वेत और एक गरीब। ठीक है। तो ये दो मिल करके क्या बनाया, एक सामाजिक विभाजन बनाया। ये दोनों आपस में क्या था, सामाजिक अंतर था, लेकिन ये दोनों मिल करके आपस में क्या बनाया, सामाजिक विभाजन। ठीक है। इस तरह से सामाजिक विभाजन बनता है। अश्वेत गरीब और बेघर होते हैं जबकि श्वेत अमीर और शिक्षित होते हैं। ये क्या है, एक तरह का सामाजिक विभाजन है। इन्हीं कारणों से अश्वेत सामाजिक उत्पीड़न का शिकार होते रहे। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य लोगों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। सिंपल से, ज्यादा कुछ नहीं, कहानी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब ये ओलंपिक की कौन सी घटना घटी, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है।
क्या सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन में बदल जाते हैं? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा कहानी के जैसा कि अभी पढ़े ना, सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन में बदल जाते हैं, लेकिन सारे नहीं बदलते, उसके बारे में, ठीक है। फिर वही चीज़ है, सेम क्वेश्चन को फिर अलग तरीके से लिखा है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। एक उदाहरण लिखिए। तो सेम ही फिर सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होती है। तो ये सब इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये सब छोड़ सकते हो। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहीं सामाजिक विभाजन होता है। ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो कहानी की जैसा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिया है बस। भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होता है, व्याख्या करें। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों पर चर्चा कीजिए। और कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक विभाजन किस तरह राजनीति को प्रभावित करती है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक विभाजन किस तरह राजनीति को प्रभावित करती है। जैसे कि वोट बैंक का नाम सुना है ना, वोट बैंक, वो इस तरह का परिणाम इसी में आता है कि अपनी जात के लोग अपने जात को दे रहे हो, ये सारा चीज़ है ना, ये इसी का परिणाम है। मतलब इस तरह से राजनीति को प्रभावित करती है सामाजिक विभाजन। तो देख लीजिए इस कहानी भी, कहानी ही है ज़्यादा इसमें, और ज़्यादा कुछ है नहीं। लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है? और हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि भारत इसमें शामिल है। लोकतंत्र किन स्थितियों में भारतीय सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अनेक तरह से सामाजिक विभाजन को संभालती है। इससे इनके बीच टकराव को विस्फोटक या हिंसक रूप लेने से का अंदेशा जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के टकराव अपने समूहों के बीच के टकराव को अस्थायी तौर पर खत्म नहीं कर सकता। इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकता है। सामाजिक सामाजिक अंतर विभाजन और टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे ज्यादा एक बड़ा गुण है। कैसे है? लोकतंत्र का मतलब ही होता है क्या? सभी लोग भागीदारी ले, है ना। जब सभी लोग सभी धर्म के सभी भाषा बोलने और सभी जगह के रहने वाले भागीदारी बन लेते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे आपको बात रखने का, अपना पक्ष रखने का आ, क्या बोलते हैं, मौका मिलता है। जब मौका मिलता है तो आप अपने पक्ष रखोगे, तो उसके बाद बात क्या होगा, कुछ कंक्लूजन निकलेगा। तो इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कुछ सत्य पूरा करना होता है, जिससे लोकतंत्र का अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं, बल्कि बहुमत को सदा ही अल्पतम का ध्यान रखना होता है। ये है इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे कोई स्पेशल किसी, मान लेते जैन धर्म का, ठीक है, तो मान लेते हैं जैन धर्म है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, वो अल्पसंख्यक है, तो ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया जाए, उनका भी भागीदारी होना आवश्यक है, ठीक है। उनके बातों को भी रखना, उनके आकांक्षाओं को पूर्ति करना, वो भी राज्य का धर्म है। तो उसके साथ मिलकर काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जनता की इच्छा के अनुसार प्रतिनिधित्व कर सकती है। बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर बहुसंख्यक का शासन नहीं होता है। बहुमत का शासन का अर्थ होता है कि हर निर्णय, फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह के बीच बहुमत का निर्माण करें, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र तभी एक लोकतंत्र रहता है जब प्रत्येक नागरिक किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। तो ये है टोटल मतलब, ठीक है। इसके बाद आता है अगला चैप्टर, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसका भी एमसीक्यू आपको खुद से करना है। तो लैंगिक असमानता कब कहते हैं वो देख लीजिएगा। ये जो है ना 3 प्रकार की सामाजिक विषमताओं, ये क्या है, तो लिंग, धर्म और जाति के नाम पे होता है, ठीक है। फिर आगे चलिए, पितृ प्रधान देश का मतलब क्या होता है, मतलब पितृ प्रधान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पितृ प्रधान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये देख लीजिएगा। इसके बाद अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, ये तो ऐसे भी पता होगा आपको। नारीवादी किसे कहते हैं ये भी देखते हैं। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। तो ये सारा क्वेश्चन छोटा छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था क्या होता है। श्रम का लैंगिक विभाजन का मतलब सिंपल सा है कि सारे काम घर के औरतें करे और बाहर का पुरुष करे, तो इसी को बोलते हैं सामाजिक लैंगिक विभाजन, श्रम का लैंगिक विभाजन, ठीक है। वयस्क मताधिकार क्या, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, खुद से देख लीजिएगा। विभिन्न तरह के सामुदायिक राजनीति का ब्यौरा दे और सबका एक उदाहरण भी दे। तो इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है। बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 2 कारण बताइए कि क्यों सिर्फ जाति आधार पर ही भारत में चुनाव के नतीजे तय नहीं हो सकते। ये देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे बताना कि जाति के आधार पर ही क्यों नहीं नतीजा तय हो सकता चुनाव का। तो ये बता दीजिएगा।
खुद से पढ़ लीजिए, वो आसान है। ठीक है, किन्हीं दो प्रावधानों के जिक्र के लिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ये भी आसान ही है कि यहाँ पे विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं और किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता नहीं दिया गया। संविधान में किसी भी नागरिक को कोई धर्म का मानने की आज़ादी दी गई है। ठीक है, कोई भी धर्म मान सकते हैं, तो इस तरह से है। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता देश के विकास के लिए आवश्यक है। इस दिशा में भारत द्वारा, छोड़ो ये सब क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ये वाला बड़े क्वेश्चन में होता तब ज़्यादा अच्छा रहता। फिर सामाजिक सांप्रदायिकता का समाज पर पड़ने वाले 3 प्रमुख दुष्प्रभाव। जातिवाद क्या है, जातिवाद की बुराइयों को कैसे खत्म कर सकते हैं, जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है। तो जातिवाद के दुष्प्रभाव इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जातिवाद क्या है ऊपर में आप देखे ही थे क्वेश्चन, तो दोनों अगर ऐड कर दे तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हो, इन्हें दूर करने का उपाय लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि आ जाए। भारत में महिलाओं की निम्न और दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी 3 कारणों को लिखें। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं महिला के बारे में, तो खासतौर पे भारत में विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, ये क्वेश्चन भी देख सकते हो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए कि जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ है और वे कमजोर स्थिति में रहे हैं। तो ये देख सकते हो, एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन देखिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट ये वाला है कि जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवारों को चयन किया जाता है ना। तो चुनाव में आप देखे होंगे विभिन्न चुनावों क्षेत्रों में राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार का चयन इस बात को लेकर कहते हैं कि निर्वाचित क्षेत्र में किस जाति का बहुमत ज्यादा है, मतलब किस धर्म के या किस जाति के लोग वहां पे ज्यादा है, उस हिसाब से वहां पे क्या कहते हैं, अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। सरकार ने विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व देने की परंपरा स्थापित की गई है, जिसके कारण सभी जाति के मंत्री अपनी जाति के उत्थान का प्रयास करते हैं और इस प्रयास के परिणाम स्वरूप टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण निर्णय निर्माण प्रक्रिया में आपसे सामंजस्य दिखलाई नहीं पड़ती है। तो ये भी ठीक है। ये जाति के कारण होता है कि अगर मान लो कि किसी जाति के पक्ष में कुछ फैसला आ रहा है, किसी अन्य जाति को उस पर क्या बोलते हैं, अपना विरोध जताना है, तो एक ही पार्टी के अंदर अगर ऐसा होगा तो इसके कारण क्या होगा, निर्णय निर्माण में दिक्कत होगा, लेट होगा। ठीक है, फिर जातीय भावनाओं को उकसाने में राजनीतिक दलों की सक्रियता होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जातीय भावनाओं को उसका उकसा कर क्या कहते हैं, चुनाव में लोग वोट अपना लेते हैं, देखते ही हो। ठीक है, कमजोर जाति के लोगों का राजनीति में बढ़ती अभिरुचि। अब जाति विभेद और राजनीति में संबंध स्थापित करने में कमजोर जाति के लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। कमजोर जाति में राजनीति के प्रति अभी जितनी अभिरुचि बढ़ी है उतना पहले नहीं हुआ करता था। अब उन्हें समझ में आ गया है कि राजनीति के माध्यम से ही अपनी मांगों को पूरा करा सकते हैं, परंतु कुछ राजनीतिक दलों ने उनका भरपूर लाभ उठाया। तो यही निकलता है कि टोटल निष्कर्ष के चुनाव में जाति विभेद की भूमिका बहुत ज़्यादा अभी देखी जाती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि नारी के समाज में दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारण है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। जैसे कि शिक्षा का अभाव है। ठीक है, फिर पर्दा प्रथा अभी भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर दहेज प्रथा भी अभी भी चल रहा है। सती प्रथा, बाल विवाह से भी उन्हें काफ़ी हानि हुई पहले ही। सती प्रथा तो भले खत्म हो गई, लेकिन बाल विवाह अभी भी चलता है, जिसके कारण अभी भी दिक्कत उत्पन्न हो रही है। जनसंख्या की दृष्टि से भी स्त्री और पुरुष में मतभेद देखा जाता है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या आज भी क्या है, कम है। उच्च मातृत्व मृत्यु दर, स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु गर्भपात, पुरुष प्रधान समाज, स्त्री, ये सब क्या है, इस सब के कारण भी लिंग असमानता बनी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा चैप्टर खत्म। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 5वां चैप्टर से 8वां चैप्टर तक। तो आपको क्या करना है, ये वाला सारा कंप्लीट करना और फिर से रिवीजन भी कर लेना ये सारा क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।